हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पेक्ट्रम समरी। दिस इज चैप्टर 2 और आज हम बात करने वाले मेजर अप्रोचेस टू द मॉडर्न इंडिया। राइट है ना कि हाँ भाई, मेजर अप्रोचेस क्या रहे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट चैप्टर जो चैप्टर 01 था, दैट वाज अबाउट सोर्सेज। राइट, सोर्सेज में हमने समझा था कि कुछ ऑफिशियल सोर्सेज हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल सोर्सेज हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट है ना, सबसे पहले यही देख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद देख लीजिएगा। तो सोर्सेज की बात हम कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे कि भाई फाइल अगर कोई आती है, लेट्स से कोई सरकारी फाइल है एंड अज्यूम करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला है कि भाई एक स्कूल का सेटअप करिए। अब इसमें डिस्कशन चालू हुआ, फाइल आगे पीछे जा रही, कितना पैसा, बजट बता दो। राइट, कितने स्कूल होंगे, नंबर ऑफ स्कूल्स बता दो, कितने लोगों की एंट्री लेनी है, फीस कितनी रखनी है। राइट है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रखने हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन कर दीजिए। ये हमने क्या कहा था, ये कहा था हमने इतिहास है, ऐसे हुआ। तो हम ये सारी चीजें देखकर कुछ कुछ चीजें समझते हैं, बट इस चीज को देखने का नजरिया बहुत अलग अलग हो सकता है ना। बहुत अलग अलग नजरिए से सेम चीज को देखा जा सकता है। अब कोई लेट से अगर कोई अंग्रेज देखेगा इसे, राइट, कोई लेट से ब्रिटिशर इसको देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई है या लेट से ब्रिटेन का कोई है, इसको देखेगा तो कहेगा क्या, कहेगा वाह भाई वाह, एजुकेशन पे फोकस है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी स्कूल खुलवा रही है, लोगों को एजुकेशन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, कितनी बढ़िया ईस्ट इंडिया कंपनी, तारीफों के पुल बन जाएंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर आप समझिए कि लेट से कोई हमारा नेशनलिस्ट देखेगा, हमारा कोई लीडर देखेगा, तो कहेगा देशवासियों समझ रहे हो, हमारे पूरे देश पे इस समय लेट से 2 करोड़ जो है रुपए खर्च होने चाहिए थे एजुकेशन में, ये लोग क्या खर्चा कर रहे हैं, 5,000 रुपया। क्या इतना एजुकेशन के लिए काफी होगा? नहीं। राइट, यानी क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं। तो ये दूसरा व्यू आएगा कि भाई ये तो नहीं, ये तो जो है जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे, ये तो गलत है। तीसरा व्यू ये भी हो सकता है, कोई कहे कि भाई जो है लेट से सबाल्टन हो सकता है, या मार्क्सिस्ट व्यू कह लो, जो कोई कहे कि भाई ये जो आपने फीस रखी है 20 रुपए, राइट, ये क्या ये स्कूल गरीबों के लिए खुला है? क्या स्कूल सबके लिए खुला है? क्या ये जो है सबका विकास कर पाएगा? ये कहेगा नहीं, ये तो अमीरों के लिए है, ये सिर्फ रिच को फायदा करेगा। राइट, कोई फेमिनिन अप्रोच हो सकता है, राइट, जो कि कहेगा कि बताइए इस स्कूल में क्या महिलाओं के लिए कोई सुविधा है, इस स्कूल में फीमेल स्टूडेंट कैसे पहुंचेगी। तो सेम चीज को देखने का बहुत नजरिया हो सकता है ना। ऐसा जैनिज्म में कहा जाता है कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना। अनेकांतवाद की थ्योरी है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसा कुछ नहीं होता, चीजें रिलेटिव होती हैं। राइट, और आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने सच को चूज करते हैं। तो कुछ वैसा ही है कि सेम चीज को देखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, राइट, जिसे आप कहेंगे अप्रोचेस, राइट, वेरियस अप्रोचेस। और हिस्टीरियोग्राफी में इसी को बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी भी कहा जाता है कि भाई किसी भी इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या चीजें रिट्रीव कर रहे हैं हिस्ट्री में। सिर्फ एक फाइल आपको पढ़ने में मिली और उस फाइल को पढ़कर अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया, दिस इज बेसिकली अप्रोचेस। राइट, तो ये एक छोटा सा लगता है कि टेक्निकल है, बड़ा आसान सा टॉपिक है ना। पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा जो है चाहूंगा मेहनत करो आप। तो कॉलोनियल अप्रोच की बात करेंगे, नेशनलिस्ट अप्रोच की बात करेंगे, मार्क्सिस्ट और सबाल्टन, और उसके बाद कुछ और अप्रोचेस अदर अप्रोचेस में देखेंगे। ये पहले वाले 4 थोड़ा मेन है, सुन लोगे तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव्स, जब स्पेशली तुम बुक पढ़ोगे कल को, लेट से तुम बंदोपाध्याय पढ़ने को डिसाइड करते हो, बी.एल. ग्रोवर पढ़ने को डिसाइड करते हो, राइट, यू विल हैव सम आइडिया, या रंजीत गुहा अगर तुम जो है आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो अगर आप लोग ये सारी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ओवरऑल देखने का नजरिया क्यों है, अलग है, अलग अलग तरीके से मुझे क्यों समझ में आ रहा है, ये मैंने पहले सोचा क्यों नहीं था। बिकॉज ऑल दीज हिस्टोरियंस हैड डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स हिस्ट्री। सेम फैक्ट, सेम तथ्य को देखने का तरीका बहुत अलग अलग है, एंड वही चीज हमें आज समझ में आएगी जब हम इस एंगल को देखेंगे। चलिए, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मेरे फैकल्टी फॉर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, और बाकी आप मेरे बारे में यहां से पढ़ सकते हैं। आइए मुद्दे पे आते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी मैंने कहा कि हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ही है कि हाँ, आपको सेम तथ्य, सेम फाइल, सेम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं, उसको देखकर आप क्या डिराइव कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमें डिफरेंट हिस्टोरियंस, डिफरेंट लीडर्स का अप्रोच इसमें दिखाई देता है ना, जिसे मेन 4 अप्रोचेस में बांटा गया है। एक आपका कॉलोनियल अप्रोच, एक नेशनलिस्ट अप्रोच, एक मार्क्सिस्ट अप्रोच और एक सबाल्टन अप्रोच। राइट, अब इसको वापस थोड़ा टाइमलाइन पे लेकर आता हूं मैं। राइट है ना, सेम मॉडर्न इंडिया
और अलग अलग तरीके से आइए देखते हैं इसको। तो 1707 से हमने कहानी शुरू करी डेथ ऑफ औरंगजेब से, कहानी जाने वाली है टिल 1947, जहां पे हमें आजादी मिली। राइट नाउ यू विल रियलाइज कि इसे हम दो पार्ट में अगर बांट रहे हैं थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। 1857 और 1757 से राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या करने की कोशिश कर रहा है ये इंडिया को एक कॉलोनी बनाना चाहता है। राइट ये चाहता है कि हम जो इंडिया है वो उसकी कॉलोनी बन जाए। एक कॉलोनियल माइंडसेट यहां पे क्रिएट हो रहा है, जिसमें थोड़ा सा इस बात को भी क्लियर कर दूं, जो नए बच्चे हैं कॉलोनी वगैरह नहीं समझते हैं, तो कॉलोनी जो क्रिएट करना चाहता है ब्रिटेन चाहता है, ब्रिटेन की ऐसी क्या मंशा है कि भाई इंडिया शुड एक्ट एज दी कॉलोनी। इंडिया में बनाया जाए रॉ मटेरियल, रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल लिखना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहिए, और वो पहुंच जाए ब्रिटेन, इसकी प्रोसेसिंग हो और उसको प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचा जाए। बात समझ में आ रही है? इसी हमारा ही रॉ मटेरियल ले जाके उसको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर दो, राइट, और उसको ले जाके इंडिया में बेच दो। हम ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं महंगे दाम पे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो ये क्या हो रहा है कि ये क्रिएट हो गए, हम क्या क्रिएट हो गए, हम क्रिएट हो गए कॉलोनी। इससे क्या होगा, इनको ग्रोथ मिलेगी और हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, लेबर वगैरह भी हम सस्ता प्रोवाइड कर देंगे, लेबर वगैरह। तो ये फायदा हो रहा है कॉलोनी क्रिएट करने का। अब ऐसी ये यूरोपियन कंट्रीज ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इस तरह का कॉलोनी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इनका फायदा हो। तो ये जो तुम राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे हो, ये ब्रिटेन की कंपनी है जो हमारे यहां राइज कर रही है और इसने हमको बना दिया है कंपनी। 1857 तक राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी होगा और फिर इसको भगा के आगे का रूल जो है वो ब्रिटेन करेगा, बाकी का रूल ब्रिटेन स्वयं करेगा डायरेक्ट। अब इसका इंपैक्ट पड़ता है सबसे पहले यहां पे हमारे राजा महाराजा हारेंगे वर्सेस किंग्स, राइट। पूरे पे ही इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, आम आदमी पे वर्सेस कॉमन मैन। कॉमन मैन मार खा रहा है इस पूरी चीज का, है ना। और फाइनली ये कॉमन मैन लड़ झगड़ के यहां पे फ्रीडम पा लेगा। अब ये मैंने तुम्हें बिना भावनाओं के, बिना किसी पर्सपेक्टिव के तुम्हें बता दिया ऐसा ऐसा हुआ। ये हो गया क्या, दिस इज लाइक हिस्ट्री, ऐसे हुई, इतिहास ऐसा हुआ, राइट। लेकिन अब अगर हम देखें और पहले अप्रोच की बात करें, कॉलोनियल अप्रोच पे अगर आए, पहला टेकअप कर रहे हैं कॉलोनियल अप्रोच। कॉलोनियल अप्रोच यानी अंग्रेज इसके बारे में क्या सोचते हैं जरा समझो। अब जो अंग्रेज हैं या जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश राइटर्स हैं, दे विल बी लाइक कि ये जो राइज हो रहा है ये कितना फायदेमंद है, कितना फ्रूटफुल है, किसके लिए, ये थोड़े कहेंगे हमारे लिए, राइट। दे आर टॉकिंग अबाउट कि दिस इज फ्रूटफुल फॉर इंडिया। आप कहेंगे ये क्या जुल्म कर दिया साहब, राइट। फ्रूटफुल फॉर इंडिया बता दिया कि ये जो राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो रहा है, हम उनकी कॉलोनी बन गए, उन्हीं का पूरा फायदा होने वाला है, और हम कह रहे हैं कि हाँ ये जो है उन्हीं के लिए, हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। तो ये जस्टिफिकेशन देखो, देखने का तरीका देखो, ये क्या बता रहे हैं। तो कॉलोनियल अप्रोच में कहते हैं कि जो है जस्टिफिकेशन क्या है कि जो कॉलोनी क्रिएट हो रही है वो कितना जरूरी था, ये समझाने की हमको कोशिश कर रहे हैं। दे विल प्रेज फॉर द वेस्टर्न कल्चर कि हाँ जो वेस्टर्न कल्चर है वो कितना अच्छा है, और हमारा जो कल्चर है वो उसको जरूरत है ग्रो करने की, उसको जरूरत है फिक्सेशन की, फिक्सिंग की। और ऐसे में हमें कुछ राइटर यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे कि जेम्स मिल, जैसे कि मॉन्स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन, इनकी एक बुक है आपकी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सिमिलरली एक ये फेमस राइटर है विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी हुई है। ये इन्होंने लिखी है 600 BC से लेकर, यानी बेसिकली ये मेडिवल पे टेक ले रहे हैं। अब इसमें ये लोग करना क्या चाहते हैं, ओवरऑल ये जो अप्रोच है ये क्रिएट कर रही है कुछ पॉइंट्स। जरा इन कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करो, क्या क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है भाई ये डिफरेंट है। हम जो कल्चर को बिलोंग कर रहे हैं ये इधर ईस्ट एशिया जो है, बेसिकली ये हमारा ईस्ट साइड का कल्चर है। हम लोग का कल्चर ऐसा ही होता है, इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जापान हो गया, जो है चाइना हो गया, हमारा ओरिएंटल कल्चर है, पुराना ईस्टर्न कल्चर है। हमको एक ग्रुपिंग दे दी है उन्होंने, तो हमको वो ओरिएंटल ग्रुपिंग में डाल रहे हैं, राइट। दूसरा हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स विल ब्रिंग यूनिटी टू इंडिया। हम लोग पहले डिवाइडेड थे, फ्रैगमेंटेड थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे।
अंग्रेजों ने बड़ा एहसान किया हम पे कि हमको यूनिफाई कर दिया है, एक अब हम पूरी एक पॉलिटिकल पावर को बिलोंग करते हैं। समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो है मुगल्स थे, यहाँ बंगाल था, यहाँ पे अवध था, नीचे साउथ के अलग अलग हैदराबाद एंड ऑल थे, हमने टोटल एक अंपायर क्रिएट कर दिया है, तो हमने टेक्निकली पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कर दिया है, तो बड़ा एहसान कर दिया है इंडिया पे, इंडिया को जरूरत थी हमारी। बात समझ आ रही? इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कितना अच्छा किया है उन्होंने इंडिया के साथ। देखिए और क्या थ्योरी दे रहे हैं, वो थ्योरी दे रहे हैं सोशल डार्विनिज्म की, राइट है ना, सोशल डार्विनिज्म की। भाई ये जो इवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन में अंग्रेज ज्यादा सिविलाइज हो गए, हम लोग बारबेरिक रह गए, इंडिया बारबेरिक रह गया, ये सिविलाइज हो गए, राइट, हमको कुछ नहीं पता है, तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है। तो दिस इज सोशल डार्विनिज्म, और जो सीखने की जरूरत हमको है तब बेचारों को सिखाना पड़ेगा, है ना। इसको कहा जाएगा व्हाइट मैन्स बर्डन, कि हमारी जो सोसाइटी है जो सीख नहीं पा रही है, जिसको साइंस के बारे में पता नहीं है, नई टेक्निक के बारे में पता नहीं है, वो बेचारे आएंगे मजबूरी में सिखाएंगे हमको, है ना, सीखना सीख जाएंगे हम लोग। तो इसको क्या कहा गया? व्हाइट मैन्स बर्डन, कि उनके कंधे पे कितना बोझ है, उनके कंधे पे कितनी जिम्मेदारी है कि वो आएंगे और हमको सिखाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस तरीके का थॉट प्रोसेस लेकर चल रहे हैं। प्लस ये कह रहे हैं कि इसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा पैक्स ब्रिटेनिका। पैक्स ब्रिटेनिका, पैक्स ब्रिटेनिका का मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया में ब्रिटेन का रूल कर दो, ताकि पूरी दुनिया में ऑर्डर आ जाए, पूरी दुनिया में पीस आ जाए, है ना, सोशल ऑर्डर, पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यही लोग तो समझदार हैं, खाली हमें कहाँ कुछ पता है, यही लोग बताएंगे कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तब कहीं जाके हमारा ये हमें ज्ञान आएगा, तब कहीं जाके हम समझ पाएंगे। तो ये थॉट प्रोसेस लेकर चल रहे हैं और ऐसी किताबें लिख रहे हैं जिसमें यही सब जस्टिफाई किया जा रहा है। तो ये जो राइटर है जेम्स मिल, मॉन्स्टर्ट एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ, ये जो राइटिंग है ये इस अप्रोच की राइटिंग है कि हाँ ये जो राज्य है ना, जो हम गुलाम बने हैं, दिस वॉज डिजायर्ड बाय अस, इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड, इट इज जस्टिफाइड, ये होना ही चाहिए था। तो इस पूरे रूल को ये अलग तरीके से देख रहे हैं, इनका अलग ही चश्मा है भाई। दूसरा जो रूल जो है, जो अप्रोच है, दूसरे अप्रोच पे आते हैं, सेकेंड अप्रोच इज नेशनलिस्ट अप्रोच। भाई फिर हमारे लीडर्स आए, है ना, दादा भाई नौरोजी आए, बाल गंगाधर तिलक आए, राइट, एंड बहुत सारे जो है लीडर्स, आर सी दत्त एंड ऑल, बहुत सारे लीडर्स आए, तिलांग साहब हैं, गोखले स्वयं हैं, फिर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, एंड देयर आर सो मेनी लीडर्स जो यहाँ पे आए। एंड नाउ ऑफ कोर्स दे आर नॉट अलाइंड, है ना, वो बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है। ये जो भी पीछे कहा गया है, क्या कह दिया है ये, राइट, कैसे कोई अलाइंड हो सकता है इस बात पे? तो नाउ यू विल सी देयर इज सम जो है चेंज इन अप्रोच टूवर्ड्स दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट, है ना। एक कंप्लीट आपको सी चेंज नजर आएगा, कंप्लीट चेंज नजर आएगा कि ये देखने का तरीका बताएंगे कि नहीं जो है अलग तरीके का जो है अप्रोच है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्टोरियंस अगर हम देखें तो टेक्निकली थोड़ा सा इसको क्लासिफाई कर देते हैं ताकि आसान हो जाए। अगर आप कहें कि मॉडर्न इंडिया का हिस्टोरियन, मॉडर्न हिस्टोरियन जो है ये आपको 1947 के बाद देखने को मिलेंगे, राइट, कि मॉडर्न इंडिया हो गई है, उसके बाद जो हिस्ट्री लिख रहे हैं उस पर अप्रोच बता रहे हैं, राइटिंग बता रहे हैं, राइट। ये जो आपको देखने को मिलेंगे लीडर्स, ये सच हिस्टोरियंस जिन्हें आप हिस्टोरियंस कहेंगे, दीज हिस्टोरियंस विल बी आफ्टर 1947, जैसे कि ताराचंद, जैसे कि आरसी मजुमदार, दे विल हैव सम टेक ऑन इंडियन हिस्ट्री विच विल बी ऑन नेशनलिस्ट एंगल, कि हाँ भाई हमारी क्या जरूरत थी, हमारे लिए क्या सही था, हम गुलाम बने, इस एंगल से जो लिखा जाएगा वो आफ्टर 1947 लिखा जाएगा। बट बिफोर 1947 अगर हम देखें तो बिफोर 1947 जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, जैसे कि तिलक अगर बात करते हैं तो तिलक बात कर रहे हैं वैदिक कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखेंगे कि इसके पहले का जो अप्रोच है उसमें प्राउड फील किया जा रहा है, प्राइड जनरेट किया जा रहा है, किसमें? एंशिएंट इंडिया में, राइट, मेडिवल इंडिया में। प्लस इन दिस अप्रोच वी विल ऑल्सो सी कि एक न्यू जॉनर आ रहा है जो थोड़ा साइंटिफिकली, मैथमेटिकली इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये क्या कांड हो गया है, कहां गया वो, हाँ, कि ये क्या हो गया, ये गलत हुआ है। तो मैथमेटिकली बाय मॉडल्स ये प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है कि देखो कितना नुकसान कर रहे हैं, कितने हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, राइट। साइंटिफिकली अप्रोच किया जा रहा है इस प्रॉब्लम को कि आम आदमी क्या फेस कर रहा है, राइट।
है ना। तो यहाँ पे जैसे आप सुनते हैं ड्रेन थ्योरी वगैरह आएगी कि हम कितना पैसा हर साल भेजे दे रहे हैं, कितना हमारा ओवरऑल जो जीडीपी है, जो नेशनल वेल्थ है, वो कितनी नुकसान हो रही है बिकॉज ऑफ दिस होल गेम। तो यहाँ पे आप ड्रेन थ्योरी सुनेंगे, ड्रेन थ्योरी, राइट। एंड वी विल हैव लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, देन आरसी दत्त आएंगे, आरसी दत्त, देन गोखले एंड ऑल, जो है वी विल हैव अ लॉट ऑफ लीडर्स हु विल हैव दिस अप्रोच कि भाई जो है जो साइंटिफिक क्रिटिक आप कह सकते हैं कि साइंटिफिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कॉलोनियलिज्म को, ये गलत हुआ है। दिस विल काउंटर दी होल कॉलोनियल अप्रोच, जो पिछला अप्रोच था उसको ये काउंटर करेंगे। तो दादा भाई नौरोजी हैं, रानडे साहब हैं, जीवी जोशी हैं, आरसी दत्त हैं, तलांग हैं, गोखले हैं, ऐसा नहीं सारा नाम तुम्हें रटना है, धीरे धीरे जब तुम मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे यू विल रिकॉग्नाइज एवरीवन, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर में सारे लोग आ जाएंगे तो यू विल रिकॉग्नाइज ऑल, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए ओके, तो हम बात कर रहे थे कि भाई हमें ऐसे नेशनल लीडर्स भी दिखेंगे, प्लस कुछ राइटर्स दिखेंगे जैसे सखाराम गणेश दिवसकर, प्लस हमें कुछ और नेशनलिस्ट लीडर्स दिखेंगे, एक तो ये एंगल हो गया, प्लस देयर विल बी अ लॉट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द नेशनल स्ट्रगल, जैसे जवाहरलाल नेहरू अगर कोई अकाउंट लिख रहे हैं तो वो पढ़ के हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। गांधी जी अगर कुछ लिख रहे हैं, गांधी जी, देन एसी मजुमदार जी का कुछ अकाउंट है, तो वी विल हैव सच अकाउंट्स जो कि हमें इस टाइम के बारे में बता रहा है कि इस टाइम में क्या हो रहा था, राइट। आफ्टर 1947 वी विल हैव प्रॉपर हिस्टोरियंस जो कि बताएंगे कि क्या अप्रोच है, नेशनलिस्ट अप्रोच कैसा होना चाहिए, समथिंग, या व्यू ऑन होल मॉडर्न इंडिया। वी विल हैव दैट आफ्टर वी हैव इंडिपेंडेंस, है ना। आजादी के बाद हमको मॉडर्न हिस्टोरियंस नजर आएंगे, उसके पहले भी मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं बट दे आर मोर लाइक नेशनलिस्ट लीडर्स। मॉडर्न हिस्टोरियन एग्जैक्टली उनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मेनली एंशिएंट और मेडिवल पे फोकस हैं, प्लस खाली क्रिटिक कर रहे हैं उस समय क्या हो रहा है। तो ये दो अप्रोचेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं। तीसरी अप्रोच पे आते हैं विच इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच, अब मार्क्सिस्ट अप्रोच में बेसिकली दो मेन किताबें हैं, दो मेन राइटर हैं। एक पहले हैं आपके रजनी पाम दत्त, आरपी दत्त, ये इंडिया टुडे करके बुक लिखी है इन्होंने, इंडिया टुडे। नाउ आरपी दत्त का थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊं, आरपी दत्त इज अ जर्नलिस्ट। आरपी दत्त बेसिकली जो है इज अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, राइट। तो ग्रेट ब्रिटेन में बेसिकली है ये, और ये जो बुक इन्होंने लिखी है, ये बुक इन्होंने लिखी है जो है ये क्लब एडिशन है, ईस्ट बुक क्लब एडिशन है आपका लंदन का, है ना, ब्रिटेन का ही है बेसिकली, उनके पढ़ने के लिए बुक लिखी गई है। तो 40 में जब पहली बार पब्लिश हुई थी तो ये खाली इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, बाद में 48 में समवेयर जो है ये इंडिया में भी पब्लिश हुई है, 47 समवेयर। दूसरी जो बुक है वो AR देसाई की बुक है विच इज सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, दिस वाज पब्लिश्ड इन 1948। अब पहले मार्क्सिज्म की बात कर लेते हैं, तब ये बात समझ में आएगी क्या बात हो रही है, वरना समझ ही नहीं आएगा। तो मार्क्सिज्म फिलॉसफी क्या कहती है जरा समझते हैं। मार्क्सिज्म फिलॉसफी जो है इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ये सारे एंगल्स में डील करती है, सोसाइटी के, इकोनॉमी के, पॉलिटिकल एंगल, हर चीज जो है ये इसमें गवर्न करती है, ये चीज डील करती है। तो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी कहती है कि हमें सोसाइटी में दो तरह के लोग दिखते हैं। एक दिखते हैं बुर्जुआजी, जो कि बेसिकली कैपिटलिस्ट कह सकते हैं आप इनको, या फिर मिडिल क्लास कह सकते हैं, राइट, है ना। अब देखो मैं मार्क्सिज्म पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं खाली तुम्हें व्यू देना चाहता हूं कि हाँ तुम्हें अप्रोच पता होगी क्या अप्रोच क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो मिडिल क्लास जो कि इस राइज ऑफ कैपिटलिज्म से बेनिफिट हो रहे हैं, जो कि इस मटीरियल कल्चर से बेनिफिट हो रहे हैं, राइट, है ना, कि हाँ जो पदार्थ की तरफ जो है मटेरियल की तरफ हम लोग बहुत रुझान है हमारा आज भी है, राइट। तो उससे बेनिफिट किसको मिल रहा है, या तो कैपिटलिस्ट क्लास बिजनेसमैन या तो मिडिल क्लास कह लो। तो ये बेसिकली बुर्जुआजी जो है, बुर्जुआजी कहा जाता है इसको टेक्निकली, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बुर्जुआजी जो है दे आर द वन हु आर गेटिंग बेनिफिटेड ऑफ दिस मॉडर्न यू कैन से इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म, बट उनके सामने जो है वो है प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरियन बेसिकली कौन है, लेबर्स, वर्कर्स। तो कहते हैं कि ये जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये सिर्फ इन दोनों लोगों के बीच में, इन दोनों लोगों के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, इन दोनों लोगों के जो इंटरेस्ट है वो अलाइंड नहीं है, और इस वजह से ये जंग होती है, या फिर ये जो स्ट्रगल है, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है
वो इस वजह से हो रहा है। तो ये जो दोनों का ओवरऑल डायमेंशन क्रिएट किया गया है मार्क्सिज्म में सोसाइटी को बोला गया है दो चीजों में, या तो वो कैपिटलिस्ट या मिडिल क्लास उसको बिलोंग कर रही है या वर्कर है, एंड देयर इज टेंशन बिटवीन देम, राइट। टेक्निकली इनका राइज होना चाहिए प्रोलिटेरिएट, तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट की बात होती है कि जो वर्कर्स हैं क्योंकि वही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको जो है इन इगैलिटेरियन सोसाइटी उनको बराबरी मिलनी चाहिए, उनको जो है एक्सेस मिलना चाहिए टू द रिसोर्सेज एंड ऑल, जो भी प्रोडक्शन है वो उनकी ओनरशिप होनी चाहिए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है दिस इज मार्क्सिस्ट थॉट प्रोसेस। जब मैं सोशलिज्म पढ़ाऊंगा तब हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल अभी फोकस करते हैं कि अप्रोच क्या कहना चाहता है, ठीक है। अभी आज का टॉपिक अप्रोच है। तो मेनली ये जो किताबें हैं आरपी दत्त की इंडिया टुडे या फिर ए.आर. देसाई की सोशल जो है बैकग्राउंड, तो ए.आर. देसाई का सोशल बैकग्राउंड आप देखिए तो कहते हैं कि पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को 5 फेजेस में बांटा जा सकता है, जहां पे अलग अलग सेक्शन अलग अलग क्लासेस लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट। इट इज नॉट लाइक, ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है सोसाइटी में इंटरनल। ये कह रहे हैं कि दिस इज लाइक अ वेरी जेनरिक वे ऑफ लुकिंग एट कॉमन मैन। ये जो सबको तुमने कॉमन मैन कह दिया है ना, ये टेक्निकली सही नहीं है कि हाँ ये सब कॉमन मैन है, नहीं 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 नहीं, राइट। ये सब कॉमन मैन नहीं है, इसमें भी अलग अलग कास्ट है, इसमें भी अलग अलग सेक्शंस हैं, या फिर उसमें भी अलग अलग क्लासेस हैं, राइट, है ना। कोई बुर्जुआजी है, कोई जो है प्रोलेटेरिएट है, या उसमें भी आप सब डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो इसको वो चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, इसको इस तरीके से मत देखिए। डेफिनेटली इनका इंटरेस्ट और इनका इंटरेस्ट अलग अलग है, डेफिनेटली अंग्रेज जो चाहते हो और हिंदुस्तानी जो चाहते हैं वो अलग अलग हैं, बट इनको आप जो है ये मत कहिए कि हाँ जो है ये पूरा एक कॉमन मैन है। इसमें भी ये समझिए कि हाँ क्लास स्ट्रगल की तरह इसको समझिए कि हाँ ये सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ राइज ऑफ सम कैपिटलिस्ट क्लासेस, राइट। इसमें भी आपको एलिमेंट दिखेगा और झगड़ा दिखेगा। आई होप आप इस बात को थोड़ा समझे होंगे। बाकी हम लोग जब मार्क्सिस्ट की बात करेंगे तब जो है मार्क्सिज्म की बात करेंगे, सोशलिज्म की बात करेंगे 1920s में, तब इसको और बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल अगर वापस आए हम इस पे तो हम देखेंगे कि हाँ इस कॉन्ट्राडिक्शन को ये दिखाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है दिस कैन बी टर्म्ड एज स्ट्रक्चर्ड बुर्जुआजी मूवमेंट, है ना। कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर्ड बुर्जुआजी मूवमेंट की तरह भी देखा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप देखिए कि पूरा कॉमन मैन सबको इसमें जुटा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप स्ट्रक्चर्ड बुर्जुआजी मूवमेंट की तरफ, या फिर जो है आप समझिए कि जैसा कि हमने कहा कि मिडिल क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास, उस तरीके से भी अगर आप देखना चाहें, रिच क्लास ऐसा समझ सकते हो, उस तरीके से भी इसको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व किया जा सकता है। सुमित सरकार इसी पे कमेंट्री करते हैं कि हाँ ये बहुत सिंपल वर्जन है, ठीक है, ओके। सुमित सरकार एक नाम हमें और पता चल गया। तो ये तीसरा अप्रोच था। चौथा अप्रोच और आखिरी अप्रोच जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है सबाल्टर्न अप्रोच। सबाल्टर्न अप्रोच अगेन कॉमन मैन पे ही है। दिस इज ऑल्सो अबाउट कॉमन मैन, बट ये थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये एकदम, आप ये भी बात यही कह रहे हैं कि एकदम जनरलाइज मत करो कि कॉमन मैन है, राइट, है ना। रंजीत गुहा ही इसमें मेन राइटर है, सबाल्टर्न स्टडीज करके जो है इनकी बुक्स है, सबाल्टर्न स्टडीज, जिसमें उन्होंने ये बात हाईलाइट करी है, बात उठाई है। ये क्या कहना चाहते हैं कि एक्चुअली कोई ऐसा नेशनल मूवमेंट जिस तरीके से आप देखते हैं उस तरीके का नेशनल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नो सच एंटिटी एज द इंडियन नेशनल मूवमेंट लाइक वी परसीव्ड, राइट। हम सब कभी यूनाइटेड थे ही नहीं, ये ऐसा कहना चाहते हैं। ये है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो थोड़ा ध्यान से सुनो। कहते हैं कि ऐसा कि हम सारे लोग यूनाइटेड थे इन दिस एंटी इंपीरियलिस्ट या फिर अंग्रेजों के खिलाफ, ये थॉट प्रोसेस भी गलत है, राइट। इनफैक्ट नेशनलिज्म जो आप जिसको कह रहे हैं, नेशनलिज्म भी एक्सप्लॉइटेटिव है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट है आपके कास्ट पे, जेंडर पे, राइट। जो लोअर कास्ट है, वुमेन है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए समझिए। कह रहे हैं कि जिस मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसको दो तरीके से देखना चाहिए। अब देखो थोड़ा क्लैरिटी आएगी इससे। नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसको दो तरीके से आप देखिए। एक जो सबाल्टर्न लोअर क्लास, राइट, आम जनता, इनकी लड़ाई है, राइट, है ना, इनकी लड़ाई है, आम जनता की लड़ाई है। और दूसरा जो कि जिन्हें तुम जो है रिच कह सकते हो, इंटेलिजेंशिया कह सकते हो, उनकी लड़ाई, राइट, है ना।
जिसे आप ये जिसमें इसकी कह रहे हैं कि जो देखो टेक्निकली क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, क्यों मैं ये टेक्निकल यूज करना चाहता हूं, बोगस नेशनलिस्ट लीडरशिप। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग लीडरशिप जिनको बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि भाई ये लीडर हैं, स्पेशली पॉइंट आउट किया जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को, राइट है ना, कहते हैं ये फेक लीडरशिप है, ऐसी कोई लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। जो रियल लड़ाई है वो रियल लड़ाई सबाल्टर्न या फिर जो बेसिकली पीपल है ना, लोअर क्लास ही मत कहो, आम जनता, पीपल की जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है, उस पर फोकस करो कि जनता जाग उठी है, जनता भिड़ रही है, जनता लड़ाई कर रही है, आगे आ रही है, चाहे वो आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखिए या फिर आप जो है क्विट इंडिया मूवमेंट देखिए, तो ये जनता की लड़ाई है। उस नजर से, उस एंगल से हमें देखना चाहिए। आप ये जो अगेन जनरलाइज करे देना, देखो दोनों में डिफरेंस है, राइट है ना, जनरलाइजेशन पे दोनों बात उठा रहे हैं, ये भी बात उठा रहे हैं, सबाल्टर्न अप्रोच भी उठा रहा है, लेकिन और ये मार्क्सिस्ट अप्रोच भी उठा रहा है, बट मार्क्सिस्ट अप्रोच का जो थॉट प्रोसेस है वो क्लास के बेसिस पे, राइट, कि हाँ ये जो है अलग अलग क्लासेस हैं, एक प्रोलेटेरिएट है, एक लेबर है और एक जो है कैपिटलिस्ट क्लास है। बट ये वाला जो अप्रोच है आपका सबाल्टर्न वाला, इसमें खाली रिच को अलग किया जा रहा है या फेक लीडरशिप को अलग किया जा रहा है, बाकी सबको साथ में लिया जा रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट अप्रोच है रंजीत गुहा का। अगेन पहले दो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनलिस्ट और जो है कॉलोनियल अप्रोच, उसके बाद मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न, आप ध्यान रखिएगा, राइट। ये स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग में, हिस्टोरियोग्राफी में आपको मदद कर सकता है। या तो इसके साथ हमने मेन 4 खत्म कर लिया, कुछ टॉपिक्स और बात करनी है। एक कम्युनलिस्ट है, एक कैम्ब्रिज है, एक लिबरल एंड न्यू लिबरल है और एक फेमिनिस्ट अप्रोच। आइए ये 4 टॉपिक और देखते हैं। कम्युनलिस्ट अप्रोच, कम्युनलिस्ट अप्रोच बात करता है कि ये वो लीडर्स हैं जो 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 कॉलोनियल अप्रोच हुआ करता था ना, तो ये कह रहे हैं कि कम्युनलिस्ट जो राइटर्स हैं या कम्युनलिस्ट अप्रोच जो है ये रिलाय कर रहा है किस पे, कॉलोनियल अप्रोच पे। और ये चीजों को कैसे देख रहा है, ये चीजों को ऐसे देख रहा है कि जो एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट इंडिया, वो इसको हिंदू का नाम दे देंगे कि हाँ वो हिंदू रिलेटेड है, और जो मेडिवल इंडिया है, मेडिवल इंडिया, उसको मुस्लिम से जोड़ दिया जाएगा। और ये बेसिकली इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा है, राइट। तो ये जो कम्युनल लीडर्स हैं, दे आर एक्चुअली यूजिंग दिस कॉलोनियल अप्रोच कि हाँ ये जो बाइफर्केशन जो है किया है अंग्रेजों ने, कि हाँ वो जो एंशिएंट इंडिया है वो हिंदुओं की हिस्ट्री है, जो मेडिवल इंडिया है वो मुस्लिम इस्लामिक जो है उसमें ग्रोथ या इस्लामिक जो है रूल दिखाया गया है। तो इन दोनों के बीच में इनर जो है यू कैन से एक कॉन्फ्लिक्ट है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से कुछ हेट्रेड क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह का कुछ कम्युनिस्ट अप्रोच यहाँ पे क्रिएट करना चाहता है, इस हेट्रेड को जस्टिफाई करना चाहता है कि हाँ ऐसी तो हेट्रेड है, पहली बात तो इसे एस्टैब्लिश किया जाए और फिर इसे जस्टिफाई भी किया जाए, है ना। और यही अप्रोच जो है, ऑफ कोर्स दिस बिकेम पॉलिटिकल, इसी को पॉलिटिकल बना दिया गया, पॉलिटिकल एजेंडा बन गया। जब पॉलिटिकल एजेंडा बन गया तो फिर लोग सही में विश्वास करने लगे कि हाँ ऐसा कुछ है। जब विश्वास होने लगा तो रायट्स होने लगे, और रायट्स जब होने लगे तो इसी में क्या हुआ, आगे चल के पार्टीशन भी हो गया, इसी का रिजल्ट है। तो ये अप्रोच जो है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनाया, और कहीं ना कहीं पार्टीशन का नतीजा ये कॉलोनियल अप्रोच है, सॉरी कम्युनल अप्रोच है। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखिए, नेक्स्ट अप्रोच अगर हम देखें तो एक कैम्ब्रिज स्कूल की अप्रोच की बात करी गई है, राइट। कैम्ब्रिज स्कूल का जो अप्रोच है ये कह रहा है कि ये जो झगड़ा है ये इंडियंस के आपस का झगड़ा है। ये जो फ्रीडम स्ट्रगल की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, इस फ्रीडम स्ट्रगल को आप देखिए तो अगर इंडियंस का आपस का झगड़ा है कि कितना प्रॉफिट अंग्रेजों से हम उठाएंगे, ये आपस में झगड़ रहे हैं, राइट। इट इज अबाउट प्रॉफिट स्लैश पावर। तो ये अलग ही अप्रोच लेकर आ गए, अलग ही थॉट प्रोसेस लेकर आ गए कि हाँ हमें और पावर चाहिए, हमें और जो है प्रिविलेजेस चाहिए, पैसा चाहिए, समथिंग। इस बात को लेके अलग अलग सेक्शन ऑफ इंडिया आपस में फाइट कर रहा है, अलग अलग सेगमेंट इस चीज को जो है टेकअप कर रहा है। उसी का नतीजा क्या है, हमको फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिला है। इसे कैम्ब्रिज स्कूल माना गया, कैम्ब्रिज स्कूल कह रहा है ऐसा। सिमिलरली लिबरल और न्यू लिबरल अप्रोच आता है। लिबरल और न्यू लिबरल अप्रोच ये थोड़ा सा अलग व्यू है, थोड़ा सा समझिएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं, इसमें जो है कुछ नाम आएंगे, पैट्रिक ओब्रायन, हॉपकिंस, केन। ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसे आप सो कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है
कि आपने इंडिया को बना दिया मार्केट, राइट। अब मार्केट बनाने की वजह से आप यहां से रिसोर्सेज वगैरह लेकर जा रहे हैं, तो यहां इस सिस्टम को बनाने के लिए आपने यहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, टेलीग्राफ, एटसेट्रा एटसेट्रा, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, है ना, ये सब चीजें आपने क्रिएट करी हैं यहाँ पे। नाउ ये जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट टेक्निकली यहां पे होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अगर ये इन्वेस्टमेंट यहां पे होता तो एक्चुअली ब्रिटेन की ग्रोथ होती, राइट। बट जो जिनके पास फंड्स थे उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में ना करके कहां करना जरूरी समझा, इंडिया में जरूरी समझा, ताकि उनका पर्सनल फायदा हो, विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर ब्रिटेन इन जनरल, राइट, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो फायदेमंद ही नहीं है ये, कि तुम्हारा जो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जो इतना तो तुम्हारा फायदा हो रहा है ना हमारा फायदा हो रहा है। तो दिस इज लाइक बीइंग वेरी लिबरल कि अरे आपको लगता है हमारा फायदा हो रहा था, अरे हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। ये कुछ उस तरह का थॉट प्रोसेस लेकर आए, कह रहे बहुत ही लिबरल है भाई, खुशी नहीं है, हमको भी खुशी नहीं है, आप भी खुश नहीं है। ओके, लास्ट अप्रोच, फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच देखो, इंडिया में पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ओवरऑल दुनिया में पैराडाइम शिफ्ट हुआ इन 1970s, और 1970s के बाद जस्ट क्या, तो 1970s फेमिनिस्ट अप्रोच जो है, वुमेन स्टडीज जो है, ये आता है। एंड दिस इज नॉट ओनली इन हिस्ट्री बट यू विल ऑल्सो स्टडी दिस इन ज्योग्राफी, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ऑल, राइट। तो ये अप्रोच आपको जो है बताता है कि जो मॉडर्न ग्रोथ है, मॉडर्न सोसाइटी है, इसका वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इनका जेंडर रिलेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। बात समझ में आ रही है। और जब ये स्टडीज हुई तो ऑफकोर्स इसके बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड में भी स्टडी किया कि भाई यहाँ पे वुमेन का क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, राइट। तो 1970s के बाद थोड़ा थॉट प्रोसेस फेमिनिस्ट साइड आया, और वहां पे हम इस मॉडर्न मॉडर्न इंडिया जो हमारी हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको हम वुमेन के एंगल से भी देखने लगे कि रोल ऑफ वुमेन, जैसे यूपीएससी पूछता है रोल ऑफ वुमेन पे सवाल, डायरेक्ट 2 सवाल अभी रिसेंट उसमें पूछे हुए हैं मेंस में, राइट। तो रोल ऑफ वुमेन पे जो है हमारा फोकस आया, एम्फेसिस आया, हम किताबें देखने लगे, उसके पहले वुमेन क्या थी, कैसे थी ग्रोथ सोसाइटी में, राइट, ये सारी चीज़ों पे फोकस करने लगे। अब इसमें 2 किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक पंडिता रमाबाई, पढ़ाऊंगा मैं इनके बारे में आपको। तो पंडिता रमाबाई, इन्होंने किताब लिखी है हाई कास्ट हिंदू वुमेन, दिस इज 1887, शी इज लाइक वन ऑफ द पायनियर इन वुमेन रिफॉर्म। देन मदर इंडिया, स्टेटस ऑफ वुमेन के रिफॉर्म में, मदर इंडिया 1927, दिस इज बाय कैथरीन मेयो। तो अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल हिस्ट्री को देखने का एंगल बाय वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन जो है अपलिफ्टमेंट है या वुमेन एम्पावरमेंट है, कि हाँ जो है किस तरीके से स्टेटस ऑफ वुमेन रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, सोसाइटी जिस तरीके से चेंज हो रही है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे कैसे वुमेन ने पार्टिसिपेट किया एटसेट्रा। इस एंगल से हम इस फ्रीडम स्ट्रगल को देखने लगे, राइट। तो ये सारी अप्रोचेस की बात करी हम लोगों ने, एंड इसके साथ साथ तो हमने सारा ही डिस्कशन कर लिया, ये सारे ही कंप्लीट कर लिया, कम्युनिस्ट, कैम्ब्रिज, लिबरल, फेमिनिस्ट, राइट, है ना। अगेन थोड़ा सा टेक्निकल ये साउंड हो सकता है बट इट्स ओके, क्योंकि क्या है कि एक बार जब पूरी बुक पढ़ लोगे ना, तब ये पहले दूसरे चैप्टर में और मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि तब क्यूरियोसिटी रहेगी कि आया कहाँ से, अप्रोच कहाँ है, समथिंग, राइट। तो एक बार जब हम पूरी बुक खत्म कर देंगे, विल कम बैक टू दिस टॉपिक, है ना, यू विल कम बैक टू दीज 2 चैप्टर्स, और फिर से जरा ये अपने डिस्कशन को देखिएगा। तब तक हम मार्क्सिस्ट वगैरह पूरी बात कर चुके होंगे, तब तक पंडिता रमाबाई एंड बाकी जो फीमेल रिफॉर्मर्स हैं, राइट, फीमेल लीडर्स हैं, उनके सारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके होंगे। साथ में आपको क्या करना है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि हाँ ये सीरीज नहीं, जैसा कि हमने बताया कि हाँ ये सीरीज है, और ये हम स्पेक्ट्रम की समरी जो है पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये जो एज पर प्लान मंडे टू फ्राइडे डेली वी विल हैव 1 सेशन, राइट, टारगेटिंग 1 चैप्टर ईच डे, राइट, 1 चैप्टर डेली पढ़ेंगे ताकि हम जो है जल्द से ये किताब खत्म कर लें और थोड़ा सा होलिस्टिकली चीज़ों को देख भी सकें। तो 1 चैप्टर पर डे का टारगेट है अपना। तो मंडे टू फ्राइडे, अभी दूसरा वीडियो था ये, और जो है आगे अगले वीक से वीडियो आते रहेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे का ये टारगेट है। इसके साथ साथ आपको खुद भी स्टडी करना है चैप्टर, राइट। आप चाहे तो जो है आप अपने पास कोई और रेफरेंस बुक है, आपके पास जो है PW का मटेरियल है, राइट, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं।
एक रिकमेंड मैं करूंगा कि कोशिश करिए अगर हो सकता है तो एनसीईआरटी साथ में पढ़ते चलिए, ताकि वो एंगल भी साथ में खत्म होता रहे। एनसीईआरटी क्लास 8 की और क्लास 12 की, ये 2 एनसीईआरटीज आप देख लीजिएगा। तमिलनाडु भी देख सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग में भी ड्रॉप कर दो, एक बार इतना पहले कंज्यूम करो और उसके बाद फिर तमिलनाडु एनसीईआरटी भी देख लीजिएगा। ड्यूरिंग द वीडियो ट्राई मेकिंग रफ नोट्स, राइट, यहाँ जो है काइंड ऑफ स्केच बना लो कि किस बारे में डिस्कशन हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट ब्लॉकर्स जो है वहाँ पे लिख दो, जो कि तुम्हारे आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे, तुम्हें रिटेन करने में भी हेल्प करेंगे। छोटा सा माइंड मैप बना सकते हो, विल बी रियली हेल्पफुल। बाकी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। बात करेंगे चैप्टर 3 की, कहानी यहाँ से चालू हो रही है। बाय द वे हम बात करने वाले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, चैप्टर 3, राइट। तो बेसिकली यहाँ से कहानी चालू होती है, तो यहाँ से मिस मत करना। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक इट, राइट। और जो है दोस्तों तक बताओ, बात को पहुँचाओ। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, गुड डे।